कभी सोचा है कि एक ऐसा साम्राज्य भी हो सकता है जिसकी कमान उन लोगों के हाथ में थी जो खुद कभी गुलाम हुआ करते थे? आज हम बात करने वाले हैं इतिहास के एक ऐसे ही हैरान कर देने वाले दौर की। ये कहानी है दिल्ली सल्तनत के पहले राजवंश गुलाम वंश की। एक ऐसी सल्तनत जिसे दासों ने बनाया, चलाया और बुलंदियों तक भी पहुंचाया। तो फिर सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है ना कि एक सैन्य दास जिसे उस जमाने में ममलूक कहा जाता था, वो आखिर सत्ता के सबसे ऊंचे ओहदे तक पहुंचकर सुल्तान कैसे बन सकता है? और यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ में है। चलिए इस अनोखी दास्तां की परतों को एक एक करके खोलते हैं। कहते हैं ना, हर बड़ी कहानी की शुरुआत एक बड़े मौके से होती है। साल 1206 में मोहम्मद गौरी की मौत ने मानो इतिहास का एक नया दरवाजा खोल दिया और उसके एक सबसे वफादार सैन्य दास ने उस दरवाजे से अंदर कदम रखा और एक नए साम्राज्य की बुनियाद डाल दी। यहीं से शुरू होता है गुलाम से सुल्तान बनने का वो अविश्वसनीय सफर। और ये संस्थापक कोई और नहीं बल्कि कुतुबुद्दीन ऐबक था। उसी ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी और दिल्ली की जो आज पहचान है कुतुब मीनार, उसका कंस्ट्रक्शन भी शुरू करवाया। वो अपनी दरियादिली के लिए इतना मशहूर था कि लोग उसे लाख बख्श यानी लाखों का दान देने वाला कहकर बुलाते थे। ऐबक ने नींव तो रख दी, पर इस नई नवेरी सल्तनत को अभी एक मजबूत ढांचे की सख्त जरूरत थी। तो देखिए, नींव तो रख दी गई थी, लेकिन सिर्फ नींव से तो साम्राज्य नहीं बनता है ना, उसे एक मजबूत इमारत में बदलना था। और ये जिम्मेदारी उठाई ऐबक के ही एक उत्तराधिकारी ने, जिसे इतिहास आज भी सल्तनत का असली निर्माता या कहें तो रियल आर्किटेक्ट मानता है। अब इस कंपैरिजन को देखिए, ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है। जहां ऐबक संस्थापक थे, वहीं इल्तुतमिश असली ऑर्गेनाइजर था। मतलब ऐबक ने जो काम शुरू किया था, उसे असल में संभाला इल्तुतमिश ने, और उस बिखरी हुई ताकत को समेटकर उसे एक असली मजबूत सल्तनत की शक्ल दी। तो सवाल है, उसने ये किया कैसे? कुछ बहुत ही स्मार्ट मूव्स के साथ। सबसे पहले उसने दिल्ली को सल्तनत की शानदार कैपिटल बनाया। फिर इकोनॉमी को संभालने के लिए चांदी के टंका और तांबे के जीतल सिक्के चलाकर एक प्रॉपर करेंसी सिस्टम शुरू किया। अपनी हुकूमत को इस्लामी दुनिया में लीगल बनाने के लिए बगदाद के खलीफा से मान्यता ली और एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए इक्ता प्रणाली लागू की। मतलब अपने अधिकारियों को सैलरी के बदले में जमीन देने का सिस्टम बनाया। और यही वजह है कि ये कहा जाता है कि इल्तुतमिश ने सल्तनत को अस्थिरता से निकालकर स्थायित्व की ओर मोड़ा। ये लाइन उसके काम को एकदम परफेक्ट तरीके से बताती है। उसी के दौर में दिल्ली सल्तनत ने एक कच्ची शुरुआत से निकलकर एक स्थायी ताकत बनने का सफर पूरा किया। पर सल्तनत को स्थिर करना एक बात थी, और उस स्थिरता को बनाए रखना वो बिल्कुल दूसरी कहानी थी। इल्तुतमिश के बाद का दौर सुल्तान और उसके ही ताकतवर तुर्क अमीरों के बीच पावर के लिए एक खतरनाक खेल का मैदान बन गया। और इस खेल के सेंटर में था चालीसा या तुर्काने चहलगानी। ये 40 सबसे पावरफुल तुर्क सरदारों का एक गुट था। अब मजे की बात यह है कि इसे बनाया खुद इल्तुतमिश ने था अपनी मदद के लिए, लेकिन अब उनकी बस एक ही ख्वाहिश थी, सुल्तान को अपनी कठपुतली बनाकर रखना। सीधे शब्दों में कहूं तो सल्तनत को बाहर से मंगोलों का जितना खतरा नहीं था, उससे कहीं ज्यादा बड़ा खतरा अंदर से इन 40 अमीरों से था। सुल्तान कोई भी बनता, असली ताकत इन्हीं 40 सरदारों के हाथ में होती जा रही थी। 1236 में इल्तुतमिश की मौत के बाद ये संकट और भी गहरा गया। उसकी बहुत ही काबिल बेटी रज़िया सुल्तान दिल्ली की पहली और अकेली महिला शासक बनी। सोचिए, उस जमाने में ये कितनी बड़ी बात थी। पर चालीसा को ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक औरत उन पर हुक्म चलाए। उनका शासन सिर्फ 4 साल ही चल पाया, और उनकी मौत के बाद तो अगले 26 साल तक सल्तनत में बस उथल-पुथल ही मची रही। सुल्तान आते रहे, जाते रहे, और चालीसा का शिकंजा और कसता गया। अब इस पूरी उथल-पुथल को खत्म करने के लिए सीन में एंट्री होती है एक ऐसे शासक की जो लोहे की तरह सख्त था। नाम था गियासुद्दीन बलबन। और सबसे ड्रामेटिक बात जानते हैं क्या थी? वो खुद कभी इसी चालीसा का हिस्सा था, लेकिन अब सुल्तान बनकर उसका सिर्फ एक ही मकसद था, इन अमीरों की ताकत को कुचलना और सुल्तान की सत्ता को सबसे ऊपर स्थापित करना। तो बलबन ने ताज की इज्जत वापस लाने के लिए क्या किया? उसने एक एक करके कठोर कदम उठाए।
सबसे पहले जिस चालीसा से वो आया था उसी को जड़ से खत्म कर दिया। दरबार में इतना सख्त डिसिप्लिन लागू किया कि किसी की सिर उठाने की हिम्मत तक नहीं होती थी। उसने सिजदा और पैबोस जैसी ईरानी प्रथाएं शुरू की, जिसका मतलब था दरबारियों को सुल्तान के सामने जमीन पर लेटकर और उसके कदम चूमकर इज्जत देनी होगी। और हाँ, इन सबके साथ साथ उसने मंगोल हमलों से भी सल्तनत को बहुत कामयाबी से बचाया। इसीलिए कहा जाता है कि बलबन ने सुल्तान के पद को, उसकी ताकत को उस लेवल पर पहुंचा दिया जो सल्तनत ने पहले कभी देखा ही नहीं था। पावर का ऐसा सेंट्रलाइजेशन, सुल्तान का ऐसा दबदबा, ये बलबन की ही देन थी। पर कहते हैं ना, लोहे की पकड़ भी हमेशा कायम नहीं रहती। बलबन की बनाई हुई ये सख्त व्यवस्था पूरी तरह उसी पर टिकी थी। जैसे ही वो गया, उसके कमजोर उत्तराधिकारियों के दौर में सब कुछ ताश के पत्तों की तरह ढहने लगा। तो चलिए देखते हैं कि इस वंश का अंत आखिर हुआ कैसे। तो इसके गिरने की वजह क्या थी? देखिए, सबसे बड़ी वजह तो यही थी कि बलबन के बाद जो सुल्तान आए वो बहुत कमजोर थे। वो इस सिस्टम को संभाल ही नहीं पाए। फिर दरबार में जो अमीर थे, उनकी साजिशें वो तो चल ही रही थी। और बस इसी मौके का फायदा उठाकर एक नई ताकत, खिलजियों, ने एक मिलिट्री रेवोल्यूशन के जरिए 1290 में गुलाम वंश को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। तो अगर हम गुलाम वंश के पूरे दौर का हिसाब किताब करें तो हमें दो चीजें साफ नजर आती हैं। एक तरफ उनकी बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं, जैसे दिल्ली सल्तनत की मजबूत बुनियाद, एक सेंट्रलाइज्ड शासन और भारत इस्लामी आर्किटेक्चर की शानदार शुरुआत। तो वहीं दूसरी तरफ उनकी कुछ बड़ी कमजोरियां भी थीं, जैसे कि अमीरों का राजकाज में जरूरत से ज्यादा दखल और गद्दी के लिए लगातार होती खून खराबे वाली लड़ाइयां। लेकिन इन सब के बावजूद गुलाम वंश की सबसे बड़ी देन, या कहें तो विरासत, यही है कि उन्होंने मध्यकालीन भारत में एक स्थायी तुर्की हुकूमत की नींव रखी। ये वो बुनियाद थी जिस पर आगे चलकर खिलजी, तुगलक और लोदी जैसे राजवंशों ने एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। गुलाम वंश ने नींव रखी, ये तो सच है, पर यह सवाल पीछे रह जाता है कि क्या एक ऐसा सिस्टम जिसकी बुनियाद ही सुल्तान और उसके अमीरों के बीच पावर की खींचतान पर टिकी हो, उसका अंत होना तय नहीं था? क्या उसका पतन एक तरह से इनबिल्ट था? इसी सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।